हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल के ऊपर हम लोग ने हमारा रिवीजन क्रैश कोर्स शुरू किया हुआ है हमारे 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। सही है, जहां पर हम सारे के सारे चैप्टर्स आप लोग को पढ़ा रहे हैं थोड़े से फास्ट पेस में। फास्ट पेस क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी एक बार मैंने आप लोग को, मैंने तो नहीं, राहुल सर ने आप लोग को पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ा के रखा हुआ है। सही है। अगर आप लोग को डिटेल में जानना है, डिटेल में पढ़ना है, तो आप लोग जा सकते हैं, प्लेलिस्ट सर्च कर सकते हैं, वहां पे आप लोग को सारी चीजें मिल जाएंगी। या फिर आप लेसन का नाम डाल के आगे JR ट्यूटोरियल सर्च कर दोगे सर्च सेक्शन में, तो भी आपको हमारे वीडियोस मिल जाएंगे। सही है, ठीक है। तो RCC बैच मैं पढ़ा रहा हूं मैं आप लोग को कुछ बायोलॉजी के लेसन, जैसा आप लोगों को राहुल सर ने बताया होगा, जो थोड़े बहुत लेसन है, 2-3 लेसन है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, वो मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, 10th स्टैंडर्ड को, 11th स्टैंडर्ड को, 12th स्टैंडर्ड को जो बायोलॉजी होती है वो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ। 10th में साइंस 2 में पढ़ाता हूँ। सही है, ठीक है। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने स्टार्ट किया था हमारा 16th लेसन हेरिडिटी एंड वेरिएशन। सही है। और हेरिडिटी एंड वेरिएशन की एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 या फिर आप पार्ट 2 कह सकते हो। इस लेक्चर में हम लोग पूरा का पूरा लेसन एंड करने वाले हैं थोड़े से फास्ट पेज में। सही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। देखो लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने कहां पे एंड किया था? हम लोग ने मेंडल्स के लॉ डिस्कस करना शुरू किया था ना। मेंडल ने किस तरीके से जितने भी कैरेक्टर्स थे पाइसम सैटिवम के, यानी आपके पी प्लांट के, उसके ऊपर डिस्कवरी शुरू की और कैसे उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया, डायहाइब्रिड क्रॉस किया, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो बात करते हैं मेंडल्स प्रिंसिपल की। देखो मेंडल ने, मैंने आपको बताया था, जॉर्ज मेंडल नाम के एक साइंटिस्ट थे जो ऑस्ट्रिया में रहते थे। बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया लिख देते, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया है ये। कहां पे है ये? यूरोपियन कंट्री है, यूरोप का एक कंट्री है छोटा सा, ऑस्ट्रिया नाम का। वहां के एक मॉन्क थे। सही है। वहां पे उनके गार्डन में वो ऐसे सब्जियां वब्जियां उगाते होंगे, तो उनके गार्डन में उनको एक पी प्लांट दिखा। अब उस पी प्लांट के अंदर कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स उनको देखने के लिए मिले। सही है। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया था, लिख दो यहां पे, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। मैंने आपको बताया था बच्चों, ऐसे कैरेक्टर्स जिनकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है उन्हें हम लोग कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कहते हैं। जैसे अगर वो पी प्लांट की बात कर रहे हैं तो पी प्लांट में एक हाइट होती है। सही है। तो हाइट की सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, हाइट एक कैरेक्टर है ना, तो उसकी सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी, या तो हाइट बड़ी होगी या तो हाइट छोटी होगी। सही है। अगर आप इंसानों में देखो, ह्यूमंस में देखो, अगर इंसानों की हाइट की बात करो तो किसी की हाइट 6 फुट होती है, किसी की हाइट 5 फुट होती है, पर 2 ही वेरिएशन है क्या? नहीं, कोई 5 फुट 1 इंच का है, कोई 5 फुट 2 इंच का है, कोई 5 फुट 2.2 इंच का है। समझ रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे वेरिएशन होते हैं इंसानों के हाइट में, इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स में। पर कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटीज पॉसिबल होती हैं पूरे के पूरे जीन के अंदर। ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। और उनको पी प्लांट्स के अंदर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर देखने के लिए मिले। सही बात है। अब आ जाओ, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की बात हो ही रही है तो जरा कैरेक्टर्स की ही बात कर लेते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया? उन्होंने टोटल बच्चों 7 कैरेक्टर को स्टडी किया है। कितने? टोटल 7 कैरेक्टर्स को उन्होंने स्टडी किया है। पर हमको 7 कैरेक्टर्स नहीं पढ़ने हैं, हमको पूरे के पूरे कैरेक्टर नहीं पढ़ने, क्योंकि हम मेंडल जितना हमारे पास दिमाग है नहीं। सही है। तो हम कुछ कैरेक्टर्स को ही स्टडी करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात की प्लांट की हाइट की। आ जाओ लिख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने बात की बच्चों प्लांट के हाइट की। अब उन्होंने क्या बोला कि इन कैरेक्टर्स में एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो डोमिनेंट होगा और एक ऐसा कैरेक्टर होगा जो रिसेसिव होगा। ध्यान से सुनो। एक उन्होंने बोला एक ऐसा कैरेक्टर होगा बच्चों जो डोमिनेंट कहलाएगा और एक होगा बच्चों जो रिसेसिव कहलाएगा। सही है। अब डोमिनेंट और रिसेसिव का मतलब क्या है? देखो ध्यान से सुनो। मान लो 2 कैरेक्टर है, एक कैपिटल टी है और एक छोटा टी है। अब इसका मतलब क्या है? ये जो कैपिटल टी है ना बच्चों, ये दिखाता है टॉल का कैरेक्टर। टॉल मतलब अगर ये जीन किसी के पास है, अगर ये जीन किसी भी प्लांट के पास है तो उसकी हाइट बड़ी होगी। सही है। और ये जो छोटा टी है, छोटा टी, ये दिखाता है बच्चों शॉर्ट, या फिर मेंडल की भाषा में हम लोग कहें तो ड्वार्फ। ठीक है। ड्वार्फ मतलब होता है शॉर्ट, तो ये दिखाता है हमको शॉर्ट। अब मान लो एक ऐसा प्लांट है जिसके पास एक जीन टी वाला है, कैपिटल टी वाला है, और एक जीन स्मॉल टी वाला है। 2 जीन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना, दो गैमेट्स होते हैं। आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैंने वहां बताया था बच्चों
कि आपके जो भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम मतलब क्या, कि दो क्रोमोसोम साथ में पड़े हुए हैं, जो जीन यहां पे प्रेजेंट होगा वही जीन यहां पे भी प्रेजेंट होगा। सही है, तो मतलब दो जीन प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनिजम्स के पास। सही बात है, तो एक जीन बड़ा है, एक जीन छोटा है। अब ये ऑर्गेनिज्म फिजिकली कैसा दिखेगा, क्या ये जो कैपिटल टी है ये अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा, या जो स्मॉल टी है ये अपना कैरेक्टर दिखा पाएगा? तो जो भी कैरेक्टर फिजिकली शो होता है ना बच्चों, जो भी कैरेक्टर फिजिकली अपीयर होता है वो कैरेक्टर डोमिनेंट कहलाता है, और जो कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है, जो खुद को शो नहीं कर पाता, वो रिसेसिव कहलाता है। क्या मैंने समझा? मतलब मान लो अगर ये प्लांट है जिसके पास एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी है, और वो प्लांट का हाइट लंबी हो गई, वो प्लांट क्या होगा, टॉल हो गया, तो फिजिकली तो वो मुझे टॉल दिख रहा है, मतलब ये वाला जो जीन है, जो कैपिटल जीन है, इसने इसके ऊपर क्या कर दिया, डोमिनेट कर दिया, मतलब इसका कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, इसने खुद को एक्सप्रेस किया, और ये क्या हो गया, सप्रेस हो गया। सही है, तो जो जीन खुद को एक्सप्रेस कर पाता है, खुद के कैरेक्टर्स को दिखा पाता है, वो जीन डोमिनेंट कहलाता है, और जो जीन खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता, जो सप्रेस हो जाता है, वो क्या कहलाता है, रिसेसिव कहलाता है। सही है, तो मेंडल ने ऐसे दो कैरेक्टर्स की बात यहां पर की। बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम लोग प्लांट के हाइट की। तो ये प्लांट के हाइट की बात कर लेते हैं, प्लांट हाइट। अब इसने क्या बोला, दो तरीके की हाइट हो सकती है, दो कैरेक्टर्स हो सकते हैं, या तो प्लांट की हाइट टॉल हो सकती है, या तो प्लांट की हाइट ड्वार्फ हो सकती है। अगर टॉल होगा तो डोमिनेंट, अगर ड्वार्फ होगा तो रिसेसिव। अब इसने क्या बोला कि इसको हम लोग एक सिंबल देंगे, ठीक है, इसको हम लोग सिंबल देंगे। तो सिंबल कैसे देना है, मेंडल ने क्या कहा कि जो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है उसका पहला लेटर हम लोग एज अ सिंबल यूज करेंगे। सही है, तो ये डोमिनेंट है, डोमिनेंट का पहला लेटर टॉल, टॉल है, टॉल का पहला लेटर क्या है, टी, तो हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करेंगे बच्चों कैपिटल टी। सही है, अब रिसेसिव के लिए क्या यूज करें, रिसेसिव के लिए अगर मैं कैपिटल डी यूज करूं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा ना, दोनों कैपिटल कैपिटल में आ जाएंगे, तो मैं उस टाइम पे ये नहीं पहचान पाऊंगा कि यार कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है। तो मेंडल ने क्या कहा, मेंडल बहुत ही चालाक था भैया, तो मेंडल ने एक चालाकी दिखाई और उसने क्या बोला कि रिसेसिव कैरेक्टर को हम उसके नाम से ये नहीं देंगे, लेटर नहीं देंगे, हम लोग क्या करेंगे, जो लेटर हम लोग डोमिनेंट को दे रहे हैं उसका ही स्मॉल लेटर हम लोग रिसेसिव में यूज करेंगे। जैसे डोमिनेंट को मैंने टॉल को दिया कैपिटल टी, तो रिसेसिव को मैं दूंगा बच्चों स्मॉल टी। समझ रहे हो, रिसेसिव को क्या दूंगा, स्मॉल टी। इससे क्या फायदा है, इससे देखो पहली बात तो दो फायदे। पहला फायदा है कि रिसेसिव को उसका नाम मिल गया, रिसेसिव को भी एक सिंबल मिल गया, और दूसरा ये फायदा है कि हमें डिस्टिंग्विश करने में आसान हो जाएगा कि कौन सा डोमिनेंट कैरेक्टर है कौन सा रिसेसिव कैरेक्टर है। मान लो कहीं पे आपको ये दिख गया, सही है, तो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा रिसेसिव है कौन सा डोमिनेंट है? अभी तो चलो आपने पढ़ लिया कि ये टॉल है, पर मान लो कभी यहां पे एक छोटा डी और ऐसा दिख गया, या फिर ऐसा, और मान लो यहां पे कुछ और दिख गया, जैसे ये दिख गया, टी कैपिटल टी दिख गया। अब मैंने आपको बताया ही नहीं होता तो आप कैसे पता करते कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव? तो अगर आप स्मॉल लेटर देखो तो वो रिसेसिव होगा, कैपिटल लेटर देखो तो वो डोमिनेंट होगा, और लेटर हमेशा ही डोमिनेंट का यूज करेंगे। ठीक है, लेटर हमेशा ही डोमिनेंट का हम यूज करेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, सेकंड उसने बात किया फ्लावर के बारे में, ठीक है। अब फ्लावर की दो चीजें बात की उसने, फ्लावर की दो चीजें, सबसे पहला फ्लावर का कलर और दूसरा फ्लावर का पोजीशन। ध्यान से सुनो, सबसे पहले उसने बात की फ्लावर का कलर और दूसरा उसने बात किया फ्लावर का पोजीशन, ठीक है। कलर की बात करें तो वॉयलेट कलर उसने कहा डोमिनेंट है, ठीक है, उसने बोला वॉयलेट कलर क्या है, डोमिनेंट है, और अगर व्हाइट कलर आ गया फ्लावर का तो वो क्या हो गया, रिसेसिव हो गया। और मेंडल के लॉ के अकॉर्डिंग इसको हम देंगे कैपिटल वी और इसको हम लेंगे स्मॉल वी। सही बात है, ठीक है। फिर बात की उसने पोजीशन की, फ्लावर के पोजीशन की। अब पोजीशन कैसे होते हैं, देखो एक मान लो ये प्लांट है, मान लो ये आपका एक प्लांट है, ठीक है, ये आपका एक प्लांट है। अब फ्लावर यहां साइड साइड में भी उग सकता है और फ्लावर ऐसे टॉप पे भी उग सकता है, दो पॉसिबिलिटी है ना, फ्लावर ऐसे साइड में भी उग जाए या फिर फ्लावर ऐसे टॉप पे उग जाए। तो दो पोजीशन है, एक एक्सियल पोजीशन साइड साइड वाली पोजीशन और एक टर्मिनल पोजीशन यानी सबसे ऊपर वाली पोजीशन। सही है, तो एक आ गया बच्चों एक्सियल पोजीशन और एक आ गया टर्मिनल
सही है, एक आ गया एक्सियल, एक आ गया टर्मिनल। सिंपल सी बात है, इसको हम देंगे कैपिटल ए और इसको हम देंगे स्मॉल ए। इसने क्या बोला, एक्सियल क्या है, डोमिनेंट है, और टर्मिनल पोजीशन क्या है, रिसेसिव कैरेक्टर है। ये हो गई फ्लावर की बात। नेक्स्ट उसने बात की बच्चों सीड की, सीड की बात की। अब सीड में भी दो चीजें बात की, एक सीड का कलर, ठीक है, और एक सीड का शेप। ध्यान से सुनो, एक सीड का कलर और एक सीड का क्या, शेप। सीड के कलर की बात करें तो उसने कहा येलो कलर डोमिनेंट होता है, ठीक है, उसने क्या बोला, येलो कलर क्या होता है, डोमिनेंट होता है, और ग्रीन कलर होता है रिसेसिव। समझ रहे हो, ग्रीन कलर क्या होता है, रिसेसिव। तो येलो को हम दिखाएंगे कैपिटल वाई से और ग्रीन को हम दिखाएंगे स्मॉल वाई से। सही बात है, ठीक है, समझ में आ गया। येलो को कैपिटल वाई से, ग्रीन को हम लोग स्मॉल वाई से दिखाएंगे। फिर बात करते हैं शेप की। अगर वो राउंड है, अगर क्या है, वो राउंड है, पूरा पूरा फुला हुआ है, आपका सीड जो मटर होता है ना, मटर के दाने, अगर वो पूरा का पूरा फुला हुआ है तो वो क्या है, डोमिनेंट है। और अगर वो व्रिंकल्ड है, व्रिंकल्ड समझते हो, झुर्रियां झुर्रियां आ गई है, समझ रहे हो, जैसे हम लोग कहते हैं ना हमारे फेस पे व्रिंकल आ गया है, वैसे उसके ऊपर भी व्रिंकल आ गया, रिंकल्स होते हैं ना हमारे, इसको डब्ल्यू प्रोनाउंस नहीं करते। तो अगर राउंड है तो इसको दिखाएंगे कैपिटल आर से, बिकॉज इट इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। और अगर ये रिंकल्ड है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका स्मॉल कैरेक्टर, बिकॉज इट इज अ रिसेसिव कैरेक्टर। क्लियर है। फिर नेक्स्ट उसने बात की बच्चों, फ्लावर हो गया, सीड हो गया, फिर उसने बात की फ्रूट की, फ्रूट की। अब पी प्लांट में फ्रूट क्या होता है, पी प्लांट में फ्रूट होता है बच्चों वो पॉड, जो पॉड हम लोग ऐसे खोलते हैं ना, जिसके अंदर से हमको दाने मिलते हैं, वो पॉड क्या होता है, आपका फ्रूट होता है। ठीक है, तो फिर उसने बात की आपके फ्रूट की। अब फ्रूट में दो चीजें हैं, ठीक है, अब फ्रूट में भी क्या है, दो चीजें हैं, इसमें भी कलर हो सकता है और इसमें भी शेप हो सकता है। सही बात है, इसमें भी दो चीजें हैं, एक या तो आपका कलर और या तो आपका शेप हो सकता है। अगर इसमें कलर की बात करें तो इसने कहा कि भैया ग्रीन कलर का अगर पॉड होगा, सही है, तो वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और येलो कलर का अगर पॉड होगा तो वो रिसेसिव कैरेक्टर है। ठीक है, थोड़ा सा देखो उल्टा है, अगर आप सीड के कलर की बात करो तो उसमें येलो डोमिनेंट था, और अगर पॉड के कलर की बात करो तो उसमें ग्रीन डोमिनेंट है। सही है, तो इसमें आप दिखाओगे कैपिटल जी से, ठीक है, और इसमें आप दिखाओगे स्मॉल जी से। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया इतनी बातें, ठीक है। उसके बाद इसने बात की बच्चों शेप की। अब शेप फ्रूट का कैसा होता है, जो आपका पॉड है उसका शेप कैसा होता है, अगर वो अंदर से पूरा फुल है, अगर अच्छे अच्छे दाने भरे हुए, जैसे आप मार्केट में जाते हो अगर पॉड अपना ये खरीदने के लिए, पीस खरीदने के लिए, तो आप देखोगे ना जो अंदर से पूरा फुल भरा हुआ वही खरीदोगे ना। सही बात है, तो इसमें यही बोला, जो अंदर से पूरा फुल है वो डोमिनेंट है, और जो अंदर से खाली खाली है, ठीक है, जो कंस्ट्रिक्टेड है वो क्या है, आपका रिसेसिव है। तो इसने क्या बोला, इसने नाम दिया इन्फ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, ठीक है, इसने नाम दिया इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ। तो जो इन्फ्लेटेड है वो क्या है, डोमिनेंट है, और जो कंस्ट्रिक्टेड है मतलब जो पचका हुआ है, कंस्ट्रिक्टेड, ठीक है, वो क्या हुआ है, आपका रिसेसिव कैरेक्टर। सही है, तो इन्फ्लेटेड को इसने दे दिया आई से और कंस्ट्रिक्टेड को इसने दे दिया स्मॉल आई से। क्लियर है, तो ये वो 7 कैरेक्टर्स हैं बच्चों जिनके बारे में मेंडल ने स्टडी किया है। देखो गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7। सही है, तो ये जो 7 कैरेक्टर है जिनके बारे में मेंडल ने क्या किया था, स्टडी किया था। पर हमको सातों के साथ नहीं पढ़ने हैं, हमको पढ़ने सिर्फ 3। कौन कौन से, सबसे पहला एक ये पढ़ेंगे हम लोग, हाइट कैरेक्टर, टॉल एंड डॉर्फ को पढ़ेंगे। सही है, और हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सीड में कलर और शेप दोनों पढ़ेंगे, राउंड येलो, व्रिंकल ग्रीन, इन दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। ये हम लोग पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस में। सही है, समझ में आ गया। तो चले मोनो हाइब्रिड क्रॉस की तरफ, चलो आ जाओ, लेट्स गो एंड चेक आउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। चलो बात करते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस इसको क्यों कहते हैं बात करते हैं उसके बाद, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले मैं आपको समझाता हूं मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं बच्चों, 2 प्योर पेरेंट लेते हैं। प्योर पेरेंट मतलब क्या, जैसे एक हो गया कैपिटल टी और एक हो गया स्मॉल टी और स्मॉल टी। सही बात है, प्योर क्यों कह रहा हूं बच्चों, क्योंकि दोनों के पास सेम जीन है, दोनों के पास क्या है, सेम जीन है, दोनों के पास कैपिटल टी वाले जीन है। तो ये क्या होगा बच्चों, आपका प्योर टॉल होगा, और ये क्या है बच्चों, आपका प्योर ड्वार्फ है, क्योंकि ये क्या है, दोनों के पास स्मॉल टी है। तो कैन आई से इट इज प्योर टॉल और
इट इज प्योर ड्वार्फ। सही है। अब ये दोनों है पेरेंट। आपको लिखना कैसे एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना है, दीज आर द पेरेंट। सही बात है। अब जब आप इन दोनों पेरेंट का क्रॉस करवाओगे, आप क्या कर रहे हो, इन दोनों पेरेंट का क्रॉस करवाओगे, तो सबसे पहले गैमेट्स फॉर्म होंगे। सही है। तो इसके दो गैमेट बनेंगे, एक कैपिटल टी यहां पे आ गया, एक कैपिटल टी यहां पे आ गया। सिमिलरली यहां पे भी एक स्मॉल टी यहां पे आ गया, एक स्मॉल टी यहां पे आ गया। तो ये आपके पेरेंट थे बच्चों। इन पेरेंट से सबसे पहले क्या फॉर्म हो रहे हैं, गैमेट्स फॉर्म हो रहे हैं। सो यू हैव टू राइट गैमीट। सही, आपको लिखना है बच्चों कि यहां पे ये गैमेट फॉर्म हुए। नाउ अब यहां पे क्रॉसिंग होती है, देखो ध्यान से। अब क्रॉसिंग कैसे हो सकती है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। ये वाला जो कैपिटल टी है ये इसके साथ क्रॉस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सिमिलरली ये वाला कैपिटल टी इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। ये वाला कैपिटल टी इसके साथ क्रॉस कर सकता है। सिमिलरली ये इसके साथ भी क्रॉस कर सकता है। पूरी की पूरी आजादी है, कोई किसी के साथ भी क्रॉस कर सकता है। तो क्या बनेगा, देखो कैपिटल टी सॉरी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी और यहाँ पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी। आपको हमेशा कैपिटल लेटर पहले लिखना है। तो अब आप देखोगे बच्चों, चारों के चारों क्या बन गए हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी। सही है। अगर आप इसे देखो तो ये क्या है, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड है। हाइब्रिड मतलब क्या होता है, दो अलग अलग चीजों को जब आप मिला दो तो वो हाइब्रिड बन जाते हैं, दो अलग अलग। यहाँ पे भी दो अलग अलग थे, एक प्योर टॉल था, एक प्योर डॉफ था। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो यहाँ पे क्या बन गए बच्चों, हाइब्रिड बन गए। और ये हाइब्रिड में हम लोग सिर्फ एक ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं ना, हम लोग सिर्फ हाइट की बात कर रहे हैं। सो इट बिकम मोनो हाइब्रिड। मोनो हाइब्रिड मतलब क्या है कि हम हाइब्रिड का फॉर्मेशन तो कर रहे हैं पर एक ही कैरेक्टर का यूज करके, दैट्स व्हाई इट इज बिकम मोनो हाइब्रिड। और ये मोनो हाइब्रिड बना कैसे है, बिकॉज ऑफ दिस क्रॉस, इस क्रॉस से बना है ना, इसीलिए बच्चों इसको हम लोग कहते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। समझ में आई बात, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और इस ये जो नई अभी जनरेशन आई है ना, ये वाली जनरेशन, इसको हम लोग कहते हैं F1 जनरेशन। दिस इज द F1 जनरेशन या फिर फर्स्ट फाइलियल जनरेशन, इसका फुल फॉर्म है। सही है। अब नेक्स्ट आप लोग क्या करोगे, इस F1 जनरेशन का वापस क्रॉस करवा दोगे। F1 जनरेशन का वापस क्या करवा दोगे आप, क्रॉस करवा दोगे। अच्छा, जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया, क्रॉस करके दिखाया, ये आपका नॉर्मल मेथड है, नॉर्मल सिंथेटिक मेथड है जिससे आप क्रॉस करवा सकते हो। एक और मेथड है क्रॉसिंग का, जिसे हम लोग कहते हैं पुनेट स्क्वायर मेथड। ठीक है, पुनेट स्क्वायर मेथड। एक साइंटिस्ट रहे होंगे, साइंटिस्ट नहीं, मैथमेटिशियन रहे होंगे जिन्होंने अपना ये मेथड दिया है। तो इन्होंने क्या बोला, देखो इन्होंने बोला डब्बा बनाया जाए, डब्बा, ऐसा डब्बा बनाओ। ठीक है, ऐसा ऐसा डब्बा बनाओ। एक साइड आप लिख दो एक कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी का ही क्रॉस करवाना है कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ ही, तो ये हमको सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवानी है F1 जनरेशन का। सही है। तो यहां पे भी कैपिटल टी स्मॉल टी कर दो, ऐसे क्रॉस करना है। तो क्या आंसर आएगा, देखो जब ये कैपिटल टी के साथ मिलेगा तो यहाँ पे कैपिटल टी आएगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। जब ये इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। और जब ये इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी। सही है ना, यहाँ पे क्या आएगा, स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा। सही बात है। तो ये एक आपको चीजें मिली है। अगर आप फिजिकली देखो बच्चों, फिजिकली अगर आप प्लांट को देखो तो ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल ही होगा ना, क्योंकि देखो इसके पास ये डोमिनेंट कैरेक्टर, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, ये इसके ऊपर क्या कर देगा, डोमिनेट कर जाएगा। ये भी इसके ऊपर क्या कर जाएगा, डोमिनेट कर जाएगा। तो फिजिकली ये तीनों क्या है, टॉल है, और सिर्फ एक ही आपको ड्वार्फ मिल रहा है। तो अगर आप फिजिकल रेशियो निकालोगे तो वो होता है 3:1। ठीक है, 3:1। कैसा रेशियो है ये, टॉल रेस टू ड्वार्फ का, टॉल रेस टू ड्वार्फ का। इसे हम लोग कहते हैं फिनोटिपिक रेशियो, जो कि क्या है आपका 3:1। पर अगर आप जीनोटिपिक रेशियो देखोगे, तो अगर आप जेनेटिक की बात करोगे, तो जीनोटिपिक रेशियो की अगर आप बात करोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, देखो जेनेटिकली ये सेम है, ये सेम है और ये दो सेम है। तो जेनेटिकली कैसा हो जाएगा बच्चों, 1:2:1, जहां पे 1 क्या है, कैपिटल टी, 2 क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और 1 क्या है, स्मॉल टी। सही है। सो दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, दिस इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑफ योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आई होप आप लोग को मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया है। अब इसी तरीके से डाई हाइब्रिड भी करना है, पर डाई हाइब्रिड में हम लोग दो अलग अलग कैरेक्टर्स को यूज करेंगे। देखो
हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था, जब आप दो किसी भी कैरेक्टर का क्रॉस करवा दो। पर यहाँ पे डाई हाइब्रिड है, लास्ट में मोनो हाइब्रिड था, मोनो हाइब्रिड में एक ही कैरेक्टर यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम लोग दो कैरेक्टर्स को यूज करेंगे। अब मैंने आपको बताया था दो कौन से कैरेक्टर को यूज करेंगे हम लोग, सीड का कलर और सीड का शेप, इन दो कैरेक्टर्स को हम लोग यूज करेंगे हमारे डाई हाइब्रिड रेशियो में। कौन कौन से हैं, देखो सीड के कलर में जो येलो कलर है वो क्या है, डोमिनेंट, और जो ग्रीन कलर है वो क्या है, रिसेसिव है। पर हम लोग ग्रीन को कैसे दिखाएंगे, स्मॉल वाई से, सही है। और अगर सीड के शेप की बात करें तो मैंने आपको बताया था ना, जो राउंड है वो क्या है आपका, डोमिनेंट है, और जो ये व्रिंकल्ड है वो क्या है आपका, रिसेसिव कैरेक्टर है। तो आपका क्या बन जाएगा, आर, इसको हम लोग को स्मॉल आर से दिखाना है, स्मॉल आर से, सॉरी, ठीक है, क्योंकि रिसेसिव को इसी के लेटर से दिखाते हैं ना। तो क्या बन जाएगा आपका, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई। तो ये है आपका बच्चों डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो कैसे करवाएंगे, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। जब इसको क्रॉस करवाएंगे हम लोग स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई के साथ। सबसे पहले ऐसा क्रॉस होगा जिसमें ये आपके प्योर डोमिनेंट, प्योर आपके राउंड येलो, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, प्योर राउंड येलो, एंड ये क्या हो जाएगा आपका, प्योर व्रिंकल्ड ग्रीन, व्रिंकल्ड ग्रीन, सही बात है, प्योर, दोनों प्योर है ना। जब आप इन दोनों का क्रॉस करवाते हो, जब आप इन दोनों का क्रॉस करवाते हो, तो मैं आप लोगों को सिखाया था कैसे क्रॉस करवाते पिछले टाइम पे, तो आपको एक टाइप का जनरेशन मिलता है, एक है आर वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये आपको मिलता है बच्चों, ठीक है। ये है आपकी F1 जनरेशन, ये है आपकी F1 जनरेशन, F2 लिख दिया मैंने गलती से, ठीक है। अब इस F1 जनरेशन को मैंने आपको सिखाया ना, इस F1 जनरेशन को वापस क्रॉस करो तो आपको कुछ ऐसी चीजें मिलती है। जब आप F1 जनरेशन को वापस क्रॉस करोगे तो चार टाइप के आपको ऐसे गैमेट मिलेंगे, चार गैमेट यहाँ पे और चार गैमेट यहाँ पे। ये वापस मुझे ना बनाना पड़े इसलिए मैं यहीं पे डायग्राम लेकर आ गया। देखो यहाँ पे भी चार गैमेट मिलेंगे। जब आप कैपिटल आर स्मॉल आर, सॉरी, कैपिटल आर स्मॉल, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, जब इसको आप क्या करोगे, क्रॉस करवाओगे तो आपको क्या मिलेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। फिर जब आप इसको इससे क्रॉस करवाओगे तो क्या मिलेगा, यहाँ का कैपिटल आर, यहाँ का भी कैपिटल आर, ये दोनों आ गए यहाँ पे, सही है। यहाँ का कैपिटल वाई और यहाँ का स्मॉल वाई, यह आ गया यहाँ पे। सिंपल है, एकदम सिंपल है, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ से सब पूरा का पूरा चार्ट यहाँ पे ड्रॉ करोगे। अब इसका भी बच्चों फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बनता है, सही है। याद कर लेते हैं फटाक से। अगर मैं फिनोटिपिक रेशियो की बात करूं जो कि फिजिकल अपीयरेंस होता है ना, तो वो आपको याद रखना है 9:3:3:1 होता है, ठीक है। क्या होता है वो, 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटिपिक रेशियो, याद हो जाएगा 9:3:3:1, सिंपल है। और अगर मैं इसको जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है, इसका जीनोटिपिक रेशियो होता है बच्चों 1:1:2:2:2:4:2:1:1, इतना बड़ा होता है इसका जीनोटिपिक रेशियो। क्या क्या बोला मैंने, 1:1:2:2:4:2:1:1, ये क्या है इसका जीनोटिपिक रेशियो। अब बच्चे नहीं याद रख पाते इसको, क्योंकि ये इसमें भी है ना, 12th स्टैंडर्ड में भी है, 10th में तो नहीं है, 12th स्टैंडर्ड में, तो बच्चे इसको याद नहीं रख पाते कि सर इतना लंबा जीनोटिपिक रेशियो हम लोग कैसे याद रखें। तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक बनाया था उनके लिए। आप इसे गाने की तरह याद रख सकते हो। कैसे, देखो 1 2 का 4 4 2 का 1, गाना सुना होगा ना आप लोगों ने, 1 2 का 4 4 2 का 1। बस इसमें आपको इतना याद रखना है कि 1 और 2 दो बार है और 4 सिर्फ एक बार है। याद कर लोगे, सिंपल है ना, 1 2 का 4 4 2 का 1, सही है। बस इसमें आपको यह याद रखना है कि 1 दो बार है, 2 दो बार है, फिर 4 एक बार है, फिर 2 दो बार है, फिर 1 दो बार है, सही है। मुझे तो याद हो जाता है बच्चों ऐसे। आई होप आप लोग को भी ये ट्रिक काम करे और आप लोग भी इस ट्रिक से ये वाला जीनोटिपिक रेशियो याद कर लो, ठीक है। 1 2 का 4 4 2 का 1। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। अब हम लोग को बात करनी है बच्चों हमारे लास्ट कुछ टॉपिक्स की, दैट इज जेनेटिकल डिसऑर्डर। जेनेटिकल डिसऑर्डर मतलब क्या, ऐसी बीमारियां, डिसऑर्डर मतलब बीमारियां होती है, तो ऐसी बीमारियां जो जेनेटिक्स की वजह से हो रही हैं, जो हमारे क्रोमोसोम में नंबर
इंक्रीज हो जाता है उसकी वजह से हो सकती है, या फिर हमारा कुछ जीन खराब हो जाता है उसकी वजह से हो सकती है। उन सारे बीमारियों को हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। और वो सारी बीमारियां ज्यादा पॉसिबिलिटी है बच्चों की वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन भी फैलती हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिक। और आपको पता है कि जेनेटिक वाली जो चीजें हैं, आपने सुना है ना, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट वाले लेक्चर में, इनहेरिटेंस, तो चीजें हमेशा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रैवल करती है। अब जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के हैं, ध्यान से सुनो। जेनेटिक डिसऑर्डर दो प्रकार के हैं। सबसे पहला है बच्चों क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में हम लोग क्या सीखेंगे, कभी क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है बच्चों, कभी क्रोमोसोम का नंबर +1 हो जाता है, कभी क्रोमोसोम का नंबर घट जाता है, +-1 हो जाता है, समझ रहे हो। तो अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, क्रोमोसोम के नंबर में कुछ चेंज आ रहे हैं ना, तो इसे हम लोग कहेंगे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। कभी कभी 2 भी बढ़ जाता है, कभी कभी 2 भी माइनस हो जाता है, समझ रहे हो। तो इस डिसऑर्डर को हम लोग क्या कहेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। समझ में आई बात, ठीक है, जहां पे क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आ रहा है। फिर एक होता है बच्चों जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर, सही है, इसे हम मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर भी कहते हैं। क्यों भैया मेंडेलियन डिसऑर्डर या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर, क्या है ये? अगर आपके जीन में कोई खराबी आ गई, देखो ये तो क्रोमोसोम की बात हुई ना, क्रोमोसोम खराब हो रहा है, उसका नंबर बढ़ रहा है, ये हो रहा है, उसमें ये हो रहा है। लेकिन अगर आपके जीन में कोई खराबी आ गई, मान लो कुछ म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन की वजह से आपका जीन ही खराब हो गया, तो उसमें हम लोग बोलते हैं उसको जेनेटिक डिसऑर्डर या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्यों बोलते हैं कि अगर किसी पर्सन को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो वो मेंडल का ही रूल फॉलो करेगा ना, उसी की तरह वो एक जनरेशन दूसरे तीसरे पास ऑन होता रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, जेनेटिक या फिर मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्लियर है। कुछ कुछ दिए हुए हम लोग को पढ़ने हैं बच्चों, आ जाओ। कौन कौन से हैं, देखो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला दिया हुआ आप लोग को डाउन सिंड्रोम, ठीक है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, डाउन सिंड्रोम को हम लोग 21 ट्राइसोमी भी कहते हैं। 21 ट्राइसोमी मतलब क्या, देखो आप लोग को पता है यू हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, सही है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम में से जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है, जैसे जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है वहां पे भी तो 2 क्रोमोसोम होंगे क्योंकि हर क्रोमोसोम पेयर में है ना, तो जो 21st नंबर का क्रोमोसोम है ना बच्चों, वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, सही है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है। तो यहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं 21वें नंबर पे, सही है, ठीक है। तो 21वें नंबर पे वहां पे 3 क्रोमोसोम आ जाते हैं, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं इट इज अ ट्राइसोमी। इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ट्राइसोमी। ट्राई मतलब 3 क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गए। क्लियर है, समझ में आ गई बात। अब इससे होगा क्या, देखो जिस भी बच्चे को, या फिर बच्चे को ही होता है, जिस भी बच्चे को अगर डाउन सिंड्रोम है, पहली बात तो यह है कि वो 16 या 20 उम्र से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है, इसके अंदर अंदर उसकी डेथ हो जाएगी। या फिर ऐसा भी देखा गया है कि ज्यादातर ऑलमोस्ट 80-85% जो बच्चे होते हैं ना, वो 5 साल की उम्र के अंदर ही मर जाते हैं। ये तो मोस्ट लाइकली दिया हुआ है कि 16 से 20 वो लोग जी लेंगे, सही है। इसके बाद इनकी जो नोज होती है वो फ्लैटेंड होती है, इनका जो मुंह होता है वो हमेशा खुला होता है, जीभ, उसको हम लोग बोलते हैं ना प्रोट्रूडिंग टंग, मतलब इनका जो जीभ होता है वो हमेशा बाहर लटका हुआ रहता है ऐसे, और ये इनकी आंखें थोड़ी सी बड़ी सी होती है। साथ ही साथ इनके अंदर मेंटल रिटार्डनेस हम लोग को देखने मिलती है, इनका दिमाग थोड़ा सा स्लो होता है। ये सारे अलग अलग सिम्टम्स है आपके डाउन सिंड्रोम के, सही है। अगर मैं बात करूं टर्नर सिंड्रोम की, टर्नर सिंड्रोम को बच्चों हम लोग मोनोसोमी भी कहते हैं, XO मोनोसोमी। ओ का मतलब क्या है बच्चों, देखो नॉर्मली क्या होता है, या तो आपके पास सेक्स क्रोमोसोम X या Y होगा, या तो सेक्स क्रोमोसोम X या X होगा। पर किसी किसी कंडीशन में जिसको बीमारी होगी उसका ये वाला या फिर ये वाला क्रोमोसोम ही गायब हो जाएगा, तो उसके सेक्स क्रोमोसोम पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है बच्चों, जो सेक्स क्रोमोसोम है उसके पास सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, जो वैकेंट स्पेस है उसको 0 से दिखा देते हैं, 0, सही है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं XO मोनोसोमी। मोनोसोमी मतलब क्या, सिंगल क्रोमोसोम एट 23rd नंबर पे सिर्फ एक ही क्रोमोसोम है, सही बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्नर सिंड्रोम। और अगर लाइन फिल्टर की बात करें तो लाइन फिल्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, XXY ट्राइसोमी। XXY ट्राइसोमी मतलब क्या, ये जो सेक्स क्रोमोसोम वाला जगह है जहां पे या तो आपके पास XX या फिर XY क्रोमोसोम हो सकते हैं, वहां पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया है। जैसे अगर XX है तो एक Y एक्स्ट्रा आ जाएगा, अगर XY है तो यहाँ पे एक X एक्स्ट्रा आ जाएगा,
सही बात है। ज्यादातर ये जो बीमारी है ये ज्यादातर मेल्स में देखने के लिए मिलती है। जो बच्चा होता है उसे मेल कंसिडर किया जाता है क्योंकि उसका स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर मेल की तरह होता है, बट उसके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं ना वो हमेशा डीजेनरेटेड होते हैं, मतलब वो आगे चल के वो कभी भी बेबीज फॉर्म नहीं कर सकते। समझ लो, ठीक है। सो हम लोग उसे कहते हैं बायोलॉजी के वर्ड में सेसाइल, उसके लिए एक वर्ड है बायोलॉजी में सेसाइल, मतलब वो आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। सही बात है, ठीक है। तो ये 3 आपके क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जहां पे क्रोमोसोम्स के नंबर ऊपर नीचे होने के बाद ये डिसऑर्डर देखने के लिए मिलते हैं। उसके बाद बच्चों लास्ट में अगर हम लोग बात करें तो मोनो, देखो एक और नाम दिया हुआ है, ये भूल गया था बताना मैं, मोनोजेनिक डिसऑर्डर, या फिर इसे आप जेनेटिक डिसऑर्डर कह लो, या फिर आप इसे मेंडेलियन डिसऑर्डर कह लो। ये तीनों डिसऑर्डर का नाम अलग अलग है, तीनों सेम ही है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को देखना है बच्चों एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म मतलब क्या होता है? देखो एल्बिनिज्म एक ऐसी बीमारी है जहां पर आपके पास जो मेलानिन बनाने वाला जीन है, मेलानिन, वो खराब हो जाता है, ठीक है। मेलानिन बनाने वाला जो जीन है वो खराब हो जाता है बिकॉज ऑफ सम म्यूटेशन, कोई भी म्यूटेशन हो गई होगी, उसकी वजह से आपका मेलानिन वाला जीन खराब हो गया। अब मेलानिन क्या है? देखो आपके बॉडी के जितने भी कलर्स है ना वो ज्यादातर मेलानिन से ही बनते हैं। जैसे आपके बॉडी का कलर वो मेलानिन से आता है, जितना ज्यादा मेलानिन होगा उतनी डार्क होगी आपकी बॉडी, उतने काले हो गए आप, ठीक है। मैं रेसिस्ट नहीं हूं, मैं आपको बोल रहा हूं जितना ज्यादा मेलानिन है, अगर आप थोड़े से डार्क हो, ठीक है, तो आपकी बॉडी में ज्यादा मेलानिन है। अगर आप थोड़े से लाइट हो तो मतलब अगर आप गोरे हो तो आपकी बॉडी में कम मेलानिन है, सही है। इसलिए देखा जाता है ना जो भी अफ्रीकन कंट्रीज के लोग होते हैं वहां पे सनलाइट बहुत ज्यादा पड़ती है, सही है, सनलाइट बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वहां पे वो होता है ना अपना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गया हुआ है, पढ़ा होगा ना आप लोगों ने ज्योग्राफी में, इक्वेटर की लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन है, तो जहां पे भी इक्वेटर गया वहां पे बहुत ज्यादा सनलाइट पड़ती है। जितना ज्यादा सनलाइट पड़ेगी आपकी स्किन को स्किन कैंसर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए आपकी बॉडी ज्यादा मेलानिन सिक्रेट करती है ताकि स्किन कैंसर ना हो, समझ रहे हो, ठीक है। इसलिए जो अफ्रीकन कंटिनेंट वाले लोग होते हैं वो ज्यादा थोड़े से डार्क होते, थोड़े से ब्लैक होते, सही है। मैं रेसिस्ट नहीं हूं पर तुम लोगों से बता रहा हूं बायोलॉजी। तो मेलानिन क्या है? मेलानिन एक कलरिंग हार्मोन है जो आपके स्किन को कलर देता है, आपके आंखों की जो आयरस होती है उसको कलर देता है, साथ ही साथ ये कैरेटीन भी बनाता है। कैरेटीन आपके बालों का प्रोटीन है, बालों को भी कलर वही देता है, सही है। तो अगर आपके बॉडी में मेलानिन वाला ही जीन खराब हो गया तो मतलब आपके बॉडी में जितने भी कलरिंग है ना वो होगी ही नहीं, आप पूरे के पूरे व्हाइट दिखोगे। आप लोग देखा होगा ना बहुत सारे लोग होते हैं आपके आसपास, कभी देखा होगा आप लोग ने कि उनका शरीर पूरा व्हाइट होगा, उनके बाल पूरे व्हाइट होंगे, उनकी जो आंखों का आयरस कलर होगा वो भी पूरा व्हाइट होगा, तो वो इसी बीमारी के शिकार है, दैट इज एल्बिनिज्म। सही बात है, एल्बिनिज्म में वो जीन ही खराब हो जाता है जो मेलानिन को प्रोड्यूस करे। लास्ट है बच्चों सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया का मतलब क्या है? एनीमिया का मतलब होता है बच्चों ब्लड की कमी। अगर आपके बॉडी के अंदर खून की कमी है तो आप उसे कहोगे कि भैया मुझे एनीमिया हो गया है। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है? सिकल आप लोग को पता है? आप लोग कभी गांव गए हो, गांव साइड गए रहोगे तो आप लोग ने सिकल देखा होगा। सिकल को क्या बोलते हैं हिंदी में? हंसुआ बोलते हैं, ऐसा कुछ शेप का होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, ऐसा जिससे आप लोग ऐसे घास वास काटते हैं ना, ऐसे ऐसे करके आप लोग देखा होगा फार्मर से पकड़ते और घास काटते, इसको हम लोग कहते हैं सिक्कल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्कल। आपका जो आरबीसी का शेप होता है, आपके ब्लड में जो आरबीसी होता है बच्चों वो ऐसे होता है, बायकॉन्केव, कुछ ऐसा शेप होता है। तो अगर आपको सिक्कल सेल एनीमिया हो गया है तो आपके आरबीसी का शेप हो जाता है सिक्कल, सिक्कल जैसा, ऐसा आधे चांद जैसा, ऐसा समझ रहे हो, कुछ ऐसा आपके सिक्कल का शेप हो जाता है। अब इससे दिक्कत क्या है बच्चों? इससे दिक्कत ये है कि इस पर्सन के बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। अगर हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमोग्लोबिन इज अ फैक्टर, इज अ सब्सटेंस जो क्या करता है बच्चों, ऑक्सीजन को कैरी करता है अलग अलग पार्ट में, ऑक्सीजन पहुंचाता है ना आपके अलग अलग पार्ट में। तो अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन ही अच्छे से नहीं पहुंचेगा तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है, सही है। और इस कंडीशन में बच्चों की डेथ भी हो जाती है। जो बच्चा सिकल सेल एनीमिया के साथ पैदा होता है वो ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाता, सही है। सो दिस इज ऑल अबाउट सिकल सेल एनीमिया, इससे ज्यादा आपको कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सही है। सो लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो गया 34 मिनट का, पर कोई बात नहीं बच्चों, इसी लेक्चर के साथ मैंने आप लोग का ये वाला चैप्टर भी खत्म कर दिया। आई होप बच्चों आप लोग का ये पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक मैसेज और है आप लोग को बुक में दिया हुआ है कि आपको अपना ब्लड टेस्ट करवाते रहना है ये बीमारी के लिए, ठीक है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, हो भी सकती है किसी पर्सन को, या फिर आप कैरियर भी हो सकते हो, सही है, ठीक है। सो इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी खत्म होता है यहीं पे, सही है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से
जो लाइक का बटन है उसे दबा देना, ठीक है। नए आए हो चैनल पे, पहली बार देख रहे हो तो पिछले वीडियोस भी चेक कर लेना, और हमारा जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबाकर बेल आइकन को भी ऑन कर देना, ताकि जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। क्लियर है? चलो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में, कुछ नए टॉपिक डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।